हेलो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे अपने जो पहला परिचयात्मक चैप्टर है उसी का इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, जिसमें कौन कौन से चार मेन सेक्टर्स हैं जिसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। तो उसमें पहला आता था हमारा प्राइवेट कैपिटलिस्ट सेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं निजी पूंजीवादी क्षेत्रक। दूसरा आ जाता था हमारे हाउस होल्ड, परिवार है, उनको मिलाकर के बोल सकते हैं पारिवारिक क्षेत्रक। तीसरा हमारा रहता था गवर्नमेंट, जो रिप्रेजेंट करती है किसको, जो भी हमारी राज्य है उसको, स्टेट है ना। और चौथा जो हमारा आ जाता था वो आ जाता था हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि बाह्य क्षेत्रक। अब इन्हीं सारे सेक्टर्स को हम लोग एक एक करके थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे सरकार से। क्यों सरकार से स्टार्ट कर रहे हैं? आप लोग इससे क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं? तो इससे यार इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, इसी की तो हम लोगों ने बात की है जब मैंने आपको बताया था कि कैपिटलिस्ट क्या होता है। इस वीडियो से पिछले वाला वीडियो था, उससे भी जो पहले वाला वीडियो था, तो सेकंड लास्ट वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी किसकी, किसी पूंजीवादी जो लोग काम कर रहे हैं किस तरह से, किसी कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज की बात की थी, है ना। जहां पे मैंने आपको बताया था कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, ठीक है, कैपिटलिज्म क्या होता है, कैपिटलिस्ट कौन होता है, एंटरप्राइज क्या होती है, फिर उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये सारी बात की थी। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। जो दूसरा सेक्टर आ रहा है अभी उसको, तो सरकार, उसकी हम लोग अभी बात करते हैं, ठीक। सब बाकी सारों को देखेंगे, चारों को देखना है। तो सरकार क्या है? सरकार जो है ना, मैंने बताया कि राज्य की संस्था है, प्रतिनिधि है, खुद में सिर्फ जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, कार्यपालिका का पार्ट है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पूरा राज्य ही है तो वो भी रोल प्ले कर रहा होता है, जिसमें सरकार इकोनॉमिक पॉलिसीज में सबसे आगे रहती है, इसलिए मेनली हम लोग उसी को इंपॉर्टेंस देते हैं। अच्छा, तो उस दृष्टिकोण से सिर्फ सरकार लिखना भी उतना गलत नहीं है, हालांकि राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अच्छा, दूसरा क्या है? किसी भी देश में जो राज्य है, सरकार की बात नहीं करेंगे, उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी मालूम क्या बनती है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना। कैसे करेंगे? वो कानून बनाएंगे, उन कानूनों को बना करके उनको लागू करेंगे। क्यों? क्योंकि रूल ऑफ लॉ, लॉ चल रहा है, जो कानून है उसका अधिकार है। अब कोई राजा अधिकार नहीं करता है, ना प्रधानमंत्री करते हैं, कानून करते हैं, ठीक है। कम से कम जो थ्योरी है उसमें तो यही चीज रहती है, काफी हद तक हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश भी कर रहे हैं धीरे धीरे। तो उसमें क्या है कि कानून बनाना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद से उन्हें लागू करना और साथ में न्याय दिलाना, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर न्याय नहीं मिल रहा होगा किसी वर्ग को तो वो उस सिस्टम में रहेगा नहीं, झगड़ा होगा, लोग अलग हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या होती है, एकदम प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो क्या यहां पर सीधे तौर पर हमें कोई भी आर्थिक गतिविधि दिखती है राज्य की? नहीं दिखती है। राज्य का काम मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधि में सम्मिलित होना सीधे तौर पर नहीं है, आमतौर पर ये एकदम बेसिक काम है। अच्छा, तो क्या हुआ, हम लोग तो अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो अगर आर्थिक कार्य भी देखे जाएंगे तो वहां पर भी रोल आता है। क्या, कैसे कैसे आता है? सरकार को अपना खुद का खर्चा चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तो मेनली सरकार टैक्स लगाती है लोगों पर कि हम आपको ये सारी चीजें दे रहे हैं, आपको न्याय दिला रहे हैं, आपको सुरक्षा दे रहे हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या हो जाएगा, हमें पैसा चाहिए और वो कहां से लाएंगे? हम आप ही लोगों के ऊपर क्या लगाएंगे? टैक्स लगाएंगे। तो कर लगाना ये एक फैक्टर है। दूसरा क्या है? सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना। रोड्स पहुंचानी है गांव तक, है ना, पोर्ट्स डेवलप करने, बंदरगाह डेवलप करने हैं, एयरपोर्ट्स डेवलप करने हैं, बिजली पहुंचानी है, टेलीकम्युनिकेशन पहुंचाना है। उसके पहले पोस्ट डिपार्टमेंट हुआ करता था, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट जो है वो अभी भी पूरी तरह से सरकारी डिपार्टमेंट है। तो इस तरह की चीजें जो बाकी आर्थिक गतिविधियों को तेजी दें और साथ में रोड या फिर इस तरह का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कंट्रोल करना बहुत बोलते हैं ना कि अगर मान लीजिए मैं बोल दूं हवा पर टैक्स है, ठीक है, या हवा साफ करने पर, हवा पर नहीं, हवा साफ करने के पैसे ले जाएंगे, तो जो गरीब आदमी वो तो देगा नहीं। पैसे वाला भी सोचेगा कि मैं दे रहा हूं लेकिन ये गरीब आदमी को तो मैं रोक तो पा नहीं रहा हूं, पूरा एनवायरमेंट साफ हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पब्लिक गुड नेचर की होती है, इनको हम लोग बोलते हैं क्या? पब्लिक गुड्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, पब्लिक गुड्स, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनसे आप लोगों को एक्सक्लूड कर ही नहीं सकते हो, तो इनको हम लोग बोल देते हैं पब्लिक गुड्स, ठीक है। ऐसी वस्तुएं हैं। अब आप जो पैसे नहीं भी दे रहा उसको नहीं हटा सकते, तो कोई भी पैसा नहीं दे रहा होता है, ठीक है, तो फ्री राइडर्स आ जाते हैं इसमें। इस तरह की चीजों को हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, रियलिटी है, तो उनके लिए सरकार पैसे दे रही होती है। सरकार देखती है क्योंकि इनका महत्व है और पैसे को देगा नहीं, देखो बनाना तो है ही है, तो सरकार यहां पर आ जाती है। तो सरकार का ये भी इंपॉर्टेंट आर्थिक कार्य हो जाता है, ठीक। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं सीधे तौर पर सरकार की बनाना जिम्मेदारी नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद होता क्या है, राज्य कई बार प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे उत्पादन भी कर रहा होता है कि हम भी कुछ बनाएंगे, मान लो कुछ भी बना सकते हैं, ट्रक्स बनाएंगे मान लीजिए, या फिर कार्स बनाएंगे, सरकार बना सकती है, सरकार की कोई कंपनी काम कर सकती है। जो काम निजी क्षेत्र कर सकता है वो सरकार भी कई बार कर रही होती है, प्रत्यक्ष रूप से। क्यों कर रही होती है? बहुत सारे उसके कारण भी होते हैं, कई बार इस तरह के कारण भी होते हैं कि सोशलिस्ट सिस्टम है तो बात ये अलग है, लेकिन हम लोग अगर कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो वहां पर
कभी कभी ऐसे कारण भी आ जाते हैं कि सरकार इसलिए काम कर रही है क्योंकि ये सारी चीजें भी थोड़ी जरूरी नेचर की हैं, इसेंशियल गुड्स हैं, और यहां पर प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर एक इंसान के पास इतनी ज्यादा ताकत ना पहुंच जाए तो वस्तु का दाम कंट्रोल्ड है, इस तरह के कारणों की वजह से भी कर सकते हैं। और कई जगह होती है जहां पर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, बहुत बड़े स्तर का इन्वेस्टमेंट चाहिए जो कोई प्राइवेट इंसान कर ही नहीं सकता, तो सरकार वहां पर आगे आ जाती है। इस तरह की चीजें जो कि हमारे देश में आजादी के समय पर किया गया था, इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक, अच्छा, तो सरकार जो है ना वो हमारे यहाँ पर क्या कर रही है कि इस तरह का भी रोल प्ले करती है। आपको ओएनजीसी मिलेगा, है ना, एचएएल है, वो भी एक तरह की सरकारी कंपनी जो हमारे तेजस बना रही है, प्राइवेट कंपनी नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो हमारे यहाँ सरकार काम कर रही है। रोड्स बनाने का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, एनएचएआई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। तो इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी हैं, उन्हीं के अंदर की बॉडीज हैं जो इस तरह का काम कर रही है सीधे सीधे, जो प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, सरकार का आर्थिक कार्य हो गया। प्राइवेट सेक्टर की बात कर चुके हैं, आप सरकार की बात भी कर लिया। बात करते हैं हाउस होल्ड्स की। किसकी बात करते हैं? हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स को हम लोग बोलते हैं पारिवारिक क्षेत्र हिंदी में। अच्छा, इसमें क्या है, परिवार से तात्पर्य क्या है? किसी एकल व्यक्तिगत उपभोक्ता को भी हम परिवार बोल सकते हैं, ये समझिएगा, या फिर कुछ लोगों को मिला करके, कुछ व्यक्तियों के समूह को। कौन? जो लोग अपने उपभोग से संबंधित निर्णय स्वयं लेते हैं। अब कुछ लोग हैं अगर घर में, तो हो सकता है कि वो लोग सामूहिक रूप से डिसाइड कर रहे हो, है ना, या कोई एक अकेला इंसान है तो व्यक्तिगत रूप से भी कर सकता है। किसी परिवार में मुखिया भी होता है तो कई बार पूरे परिवार के लिए भी डिसाइड कर सकता है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? उपभोग से संबंधित जो निर्णय है ना वो खुद के लिए ले रहे हैं। तो ये बात समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं? ये उपभोग से संबंधित निर्णय स्वयं ले रहे हैं। अच्छा, तो इनका भी क्या हो गया? इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया हमारी इकोनॉमी में, किस तरह से आप समझिएगा। अभी समझते हैं। देखिए, जो लोग हैं हाउस होल्ड्स, वो क्या करते हैं? वो बचत कर रहे होते हैं और वो लोग कर अदा करते हैं। कर किसको देना है? आप याद करिए, सरकार कर लगाती है। कर किस पे लगाती है? लोगों पे लगाती है। तो लोग क्या करते हैं? कर दे रहे होते हैं, टैक्स देते हैं, साथ में बचत भी करते हैं, और साथ में क्या करते हैं? मांग भी करते हैं, कंजम्पशन भी करते हैं। ठीक है, तो बचत और कर प्लस मांग। मांग बहुत इंपॉर्टेंट है, मांग के बिना चीजें चल नहीं सकती। भारत में पिछले कुछ समय में इकोनॉमिक स्लोडाउन है, जिसमें बोला जा रहा है कि कंज्यूमर डिमांड ही नहीं कर रहा है, डिमांड कम हो गई, मोटरसाइकिल्स कम बिक रही है, कार्स कम बिक रही है, तो लोग जो है ना वो अब डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो लोग कौन है? जो घरों में है, हाउस होल्ड्स है। तो आप ये सोचो कि इनके पास पैसा आएगा कैसे? भाई, इनको सामान कंज्यूम भी करना है, मांग करनी है, इनको बचत भी करनी है ना, इनको पैसे सेव भी करने, टैक्स भी देना है, तो पैसा कहां से आएगा? ये लोग कुछ अलग थोड़े ही हैं, ये वही लोग हैं जो हमारे यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो हमारा जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट सेक्टर है, निजी पूंजीवादी क्षेत्र, उसमें काम कर रहे हैं, या फिर सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं। तो ये लोग कौन है समझिएगा? जो परिवार है ना, इसके लिए उन्हें पैसे कहां से मिलते हैं? ये क्वेश्चन उठा, तो इसका उत्तर क्या आया कि परिवार अंततः लोगों से ही तो मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, अंततः क्या है? लोगों से मिलकर ही बना हुआ है। और लोग क्या करते हैं? जो लोग है ना, वो आपके फर्मों में श्रमिकों के रूप में काम करते हैं, जिसके बदले उनको मजदूरी मिलती है। ठीक है, ठीक, वेज मिलती है, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं वेज। अच्छा, ऐसे ही लोग सरकारी विभाग में काम करते हैं तो उनको वेतन मिल जाता है, सैलरी मिल जाती है ना। ऐसे ही यानी कि सरकार का भी हिस्सा है लोग, और जो हमारा प्राइवेट सेक्टर था उसका भी हिस्सा हो गया। और ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर में भी दो चीजें हो गई, एक तो मालिक होते, तो हो सकता है कि जो स्वामी है उन वो भी तो घर में रह रहे हैं, तो वो लोग भी हैं। अब जो लोग स्वामी हैं वो क्या कराते हैं? वो लोग लाभ कमाते हैं, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन है। अच्छा, फिर क्या हुआ? लोग ही ऐसे हैं जिनके पास कोई जमीन के मालिक है, जमीन की मिल्कियत है। क्यों? क्योंकि हमारे कैपिटलिस्ट सिस्टम में जमीन की मिल्कियत का कॉन्सेप्ट होता है। और ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? ये लोग किराया कमा सकते हैं। जमीन आपने दे दी किसी को तो आप उस पर किराया वसूल कर रहे हो। और ये लोग क्या कर सकते हैं? किसी को पूंजी भी दे सकते हैं। मैं आपको लोन दे रहा हूं तो आपको पैसे की जरूरत है, मैंने आपको पैसे दिए तो वो एक तरह की पूंजी दे दी आपको, तो उस पर मैं क्या कमा सकता हूं? ब्याज कमा सकता हूं। ठीक, तो ये लोग यहां से पैसे लेकर के आ रहे हैं। ठीक, इतनी सारी मजदूरी है, वेतन है, ब्याज है, किराया है ना, और आपका लाभ है, प्रॉफिट है, ये सारी चीजें हो गई। तो ये लोगों के पास पैसा आ गया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई थी कि अगर फर्मों के उत्पादों की जिस बाजार में बिक्री होती है ना, बिक्री तब होगी जब वहां पर मांग होगी। और मांग किसके द्वारा होती है? परिवारों के द्वारा मांग होती है। तो हाउस होल्ड सेक्टर इस वाले एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिमांड कमिंग फ्रॉम द हाउस होल्ड है ही नहीं, कम होती जा रही है, तो अर्थव्यवस्था नीचे जाएगी। अच्छा, फिर क्या हुआ? के बिना कार्य कर ही नहीं सकता, ये एकदम नेसेसरी कंडीशन, ये नहीं होगा तो चल नहीं पाएगा। जो हमारे कैपिटल सिस्टम है वहां पर डिमांड नहीं है, तो फिर आप किसको सप्लाई क्या करोगे? बनाओगे क्या? कोई खरीदने वाला नहीं है, और खरीदने वाला नहीं है तो पैसे मिलेंगे नहीं। पैसे नहीं मिलेंगे, आपका उद्देश्य था प्रॉफिट मोटिव, लाभ कमाना, लाभ उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अच्छा, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या बात कर ली है? हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी अपने प्राइवेट सेक्टर की। ठीक है, जो हम लोगों ने कभी डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली नहीं बोला, एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, लेकिन हम लोगों ने प्राइवेट कैपिटलिस्ट सेक्टर की बात की। फिर हम लोगों ने सरकार की बात कर ली,
और फिर हम लोगों ने किसकी बात कर ली, परिवार की, ठीक है। ये हो गया, फिर हमारी सरकार हो गई थी, फिर हो गए थे हमारे परिवार। लेकिन आप समझिए कि अभी जो भी आधुनिक अर्थव्यवस्था है ना, उसमें क्या क्या ये घरेलू अर्थव्यवस्था बना रहे हैं। क्या मिलकर के बना रहे हैं, ये तीनों ही जो है वो मिलकर के बना रहे हैं घरेलू अर्थव्यवस्था, ठीक। घरेलू मतलब डोमेस्टिक इकोनॉमी। अब इसी में विश्व से भी तो लेना देना है भाई, हमारा आपस में काम थोड़ी चल जा रहा है, हम एकदम आइसोलेशन में अलग थोड़ी रह रहे हैं कि हमारा नॉर्थ कोरिया का भी ऐसा नहीं चलता, लेकिन नॉर्थ कोरिया भी नहीं है, हम तो पूरी दुनिया के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, हमारा काफी ट्रेड होता है। तो विश्व के सारे देश जो है ना, उनके साथ हम व्यापार करते हैं, तो हमारा व्यापार हो जा रहा है बाहर के लोगों के साथ, इसलिए बाहर वाला जो सेक्टर है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बाहर का क्षेत्र आता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बाह्य क्षेत्र, और कई बार बाह्य क्षेत्र को हिंदी में क्षेत्रक भी लिख देते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, बाह्य क्षेत्रक, ऐसे समझ लीजिए, ये आपका हो गया। अब क्या हुआ, बाह्य क्षेत्र का मतलब क्या है, इसमें देखो दो चीजें हैं, सबको पता है, जो चीजें आप अपने यहां से बाहर बेच रहे होते हैं, जब कोई देश अपनी घरेलू वस्तु विश्व के अन्य देशों में बेचते हैं, यहां से बाहर जा रहा है तो निर्यात, बहुत आसान याद रखना, जो आया वो आयात, ठीक है। उसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं लोग एक्सपोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी एक्सटर्नल, ये तो एक्सटर्नल नहीं है, यहाँ पर एक्सपोर्ट्स, सॉरी वो तो एक्सटर्नल बाह्य क्षेत्र के लिखा हुआ है। और ये क्या हो जाता है आपका आयात, जो आया मतलब इंपोर्ट्स, इंग्लिश में लिख देते हैं, जो चीज आपने बाहर से खरीद ली, बस इतनी सी चीज है, जब कोई देश विश्व के अन्य देशों से कोई वस्तु खरीदता है। अच्छा, तो ये हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, ये बायो सेक्टर हो गया। अब ध्यान रखने की बात इसमें ये कि आयात और निर्यात को छोड़ करके भी कई बार ऐसा होता है कि बाहर के देश से में फर्क पड़ता है। बाहर से सिर्फ वस्तुएं नहीं खरीदते हो आप, बाहर से आप सर्विसेज भी खरीदते हो, तो वस्तुएं और सर्विसेज दोनों को मिलाकर के हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो फिर क्या इसको छोड़कर के क्या फर्क डाल सकता है, इसको छोड़कर के फर्क डाल सकता है, आप बाहर से पूंजी भी लेते हो, तो क्या आता है, हमारे यहां पर आती है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सीधे तौर पर जो पूंजी आ रही है विदेश से, ऐसे ही आता है हमारे यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, तो FIIs भी पैसा जमा कर रहे होते हैं, ये लोग मेनली स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं, तो ये उतना अच्छा नहीं माना जाता है किसी अर्थव्यवस्था के लिए। ये किसी अर्थव्यवस्था को तेजी और गति दे सकता है, क्योंकि ये लोग लंबे टर्म के लिए डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक। तो FDI भी कहां से आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, बाहर से आ रही है ना। तो बाहर से फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ऐसे हो सकता है कि आपने किसी दूसरे देश में निवेश किया, आपके देश के लोगों ने किसी दूसरे देश में निवेश किया, है ना। जैसे हमारे फ्लिपकार्ट अभी कंपनीज है सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज इंडिया में रजिस्टर्ड है, इंडिया में काम कर रही है, तो हमारे यहाँ के ही लोगों ने कंपनी बनाई लेकिन बाहर काम कर रहे हैं। और ऐसे इंडियन इंडिविजुअल्स भी हैं जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में मान लीजिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अलग अलग तरीके होते हैं उसमें, डायरेक्टली कई बार आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते वहां के जर्नी, लेकिन कुछ और तरीके भी उसके रहते हैं, वो अलग बात करूंगा। अभी आप समझ लीजिए कि इन सारी चीजों से भी क्या हो रहा है, आर्थिक रूप से प्रभाव तो पड़ ही रहा है ना। तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक लिमिटेड मत रखिएगा एक्सटर्नल सेक्टर को, जब है तो वो ध्यान रखिएगा, पूंजी को भी आयात और निर्यात किया जा सकता है। ऐसे ही किसी देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी, जो मैंने अभी आपको बताया, का भी प्रभाव हो सकता है, और साथ ही कोई देश किसी और देश में पूंजी का निर्यात भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक और चीज समझिए, जो उतना तौर पर सीधे तौर पर नहीं माना जाता, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे इंडियंस है जो अमेरिका में बहुत अच्छी पोजीशंस पर हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं। बहुत सारे बाहर के लोग भी जो इंडिया में आते हैं, इंडिया में खासतौर से नेपाल और भूटान से बहुत लोग आते हैं, तो वो भी हमारी इकोनॉमी में आकर काम कर रहे हैं। तो लोगों का भी फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं कि लोगों का नहीं पड़ता, हालांकि लोग वहीं के सिटीजन हैं। तो हम देश की अगर बात करेंगे तो दो चीजें होती है, एक होता है आपका GDP, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एक होता है आपका GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम उन लोगों की बात करते हैं जो किसी देश के नागरिक हैं, और जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम किसी देश की सीमा के अंदर की बात करते हैं। मान लीजिए हमारा भारत देश है, उसका ये हमारा दक्षिण कोस्ट है, और उसके बाद से ये जो हमारा पूरे देश के अंदर रहने वाले जो लोग भी जिन वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण कर रहे हैं, उनकी किसी एक टाइम पीरियड के अंदर जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण हुआ, उनकी फाइनल वैल्यू जो होती है मॉनेटरी टर्म्स में, उसको हम लोग जीडीपी बोल देते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बोल देते हैं। लेकिन कोई भारतीय यहां से बाहर अगर अमेरिका में भी रह करके काम कर रहा है ना, तो उसकी अर्निंग को भी हम जोड़ेंगे, कब, जब हम लोग जीएनपी निकाल रहे होंगे। लेकिन जीएनपी में जो अमेरिकन या किसी भी दूसरे देश के लोग भारत में रह करते हुए क्या कर रहे हैं, कुछ उत्पादन कर रहे हैं, उनकी अर्निंग को घटा देंगे, तो हम लोग निकाल देते हैं वहां से जीएनपी, ठीक। तो इसको मैं आपको अलग से कभी पढ़ा दूंगा, है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही आएगा, आगे ही आने वाला है अपने आगे के चैप्टर्स में, तो ब्रीफ में मैंने आपको ये बता दिया। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम लोगों ने इस हिसाब से जो अपना पहला इंट्रोडक्टरी चैप्टर था कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको काफी ठीक से समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट भी, इंटरेस्टिंग भी है, और आमतौर पर जो आम इंसान होता है ना, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉलो करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले मैंने वही कंप्लीट की, क्योंकि उसके बाद से हमारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर बन रही होती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी चीज आपको क्लियर होगी। कोई डाउट अगर है तो पूरा चैप्टर देखने के बाद भी कोई डाउट बचा हुआ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और आपके कोई सजेशन हो तो जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप,
और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।